हाँ जी, तो हमारा आज का चैप्टर है भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम जिसको अगर बोलें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आज हमारा नया टॉपिक है। तो एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है? तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डिफिकेशन और इजेशन। मतलब कि हम अगर सिर्फ वो देखें कि जो हमारा एनएस के थ्रू एलिमिनेट होता है, हम उसको एक्सक्रीशन बोले तो वो भी हमारा एक्सक्रीशन में आ जाएगा, लेकिन हम उसको एक प्रॉपर टर्म दे देते हैं कि डिफिकेशन और इजेशन नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, पूरा एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन हम सबको बोल सकते हैं, मतलब CO2 के एलिमिनेशन को भी हम एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। हम स्वेट जो होता है, स्वेट सिक्रीशन को भी एलिमिनेशन बोलते हैं। मतलब एक्सक्रीशन हम किसको बोल सकते हैं कि, एक मिनट, ये हमारी आवाज को क्या, दिवांश म्यूट करो बेटा अपने को। यस मैम। ठीक, कुछ प्रॉब्लम होगी तो डाउट होगा तो पूछ लेना ना, अभी को कर रही है। तो एक्सक्रीशन हम सबको बोल देते हैं, मतलब जो भी अपनी बॉडी से एलिमिनेट होता है हम उसको किस में लेते हैं, एक्सक्रीशन में लेते हैं। अब हमने क्या किया है, एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कि उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ठीक है, कि वो किस नेचर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्या किया है, कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आता है अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अमोनोटेलिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या एलिमिनेट करते हैं, अमोनिया एलिमिनेट करते हैं। तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, ध्यान में रखना, अमोनिया कैसा है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। और टॉक्सिक है तो इसका टॉक्सिसिटी कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है इसकी एलिमिनेशन के लिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किसके पास अवेलेबल है, तो वो होते हैं हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। तो अमोनोटेलिज्म भी कौन दिखाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे, aquatic invertebrates such as amoeba, hydra, starfish, tadpole, larva, है ना, larva of frog, bony fishes are amonotelic। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, अमोनोटिलिक होते हैं, मतलब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरियोटिलिज्म। नेक्स्ट क्या आता है, यूरियोटिलिज्म। अब यूरियोटिलिज्म में क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन होता है, मतलब जो जमीन पर रहने वाले होते हैं, जमीन पर रहने वाले मतलब वाटर इनके पास ज्यादा नहीं होता, तो इनके पास वाटर ज्यादा नहीं होता तो यूरिया का आप समझ सकते हो कैसा होता है, ये लेसर टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में ये कम टॉक्सिक होता है। वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Mammals and many terrestrial amphibians and marine fishes excrete urea and are called ureotelic animals। ठीक है, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं, जिनमें मैमल्स आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाते हैं और मरीन फिशेज आ जाती हैं। ध्यान रखना, मरीन फिशेज आ जाती हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिकोटेलिज्म नाम से समझ गए कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। तो यूरिक एसिड कौन कौन हमारे जो एलिमिनेट करता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, excrete nitrogenous waste as urea in the form of pellet of paste with a minimum loss of water। ठीक है, इसमें क्या चाहिए होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, मतलब ये क्या है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो अगर अपन टॉक्सिसिटी का एक चार्ट बनाए या टॉक्सिसिटी का एक ऑर्डर देखें, है ना, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, अमोनिया, फिर यूरिया, और लीस्ट टॉक्सिक क्या होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए इसमें, और सबके एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। मतलब इस हम पूरे स्लाइड में बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्या है। ठीक है, ये एक ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि टॉक्सिसिटी का याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। एग्जाम्पल्स याद रखनी है, अमोनोटिलिज्म मोस्टली एक्वेटिक में होता है, जो हमने ये सारे देखे। यूरियोटिलिज्म हमने मैमल, एम्फीबियंस, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की बात हो रही है। और जो
एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं जो प्रॉपर पानी में रहते हैं उनमें अमोनोटिलिज्म होगा, ठीक है। और फिर आती है यूरिकोटिलिज्म, तो वो रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स वगैरह में जो होता है वो यूरिकोटिलिज्म होता है। तो इसमें भाई इस वाले में यही हमें बातें ध्यान देने वाली आती हैं, ठीक है भाई। हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चार्ट दे रखा है, ये क्या है, सम टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, हमको क्या है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दे रखा है और उनके नाइट्रोजनस वेस्ट के नाम दे रखे हैं। तो इनको अपन को क्या करना है, याद करना है, मेन तो कम से कम याद ही करना है। जैसे ये हमको पता है पोरीफेरन, सीलिन प्लेट जो और प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट आउट करते हैं। टीनोफोरा में एनल पोर होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल्स, ठीक है, ये पढ़ा होगा 11th में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होती है हमारी फ्लेम सेल्स। हम एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स पढ़ते हैं ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लेम सेल्स पढ़ते हैं। वही एसके हेल्मिन्थीज में हम क्या पढ़ते हैं, रेनिट सेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। एनिलिड्स में क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। ऑर्थोपोड्स में क्या होते हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, एंटिनरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सारे देख लेना है ना। जैसे ग्रीन ग्लैंड होते हैं तो अपनी एनसीईआरटी में ग्रीन ग्लैंड किसके लिए दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे दे रखे हैं, तो इनका ध्यान से अपन को देखना है। मोलस्का देख लिया, मोलस्का में क्या होता है, रीनल ग्लैंड होता है और ऑर्गन ऑफ वोजेनस होता है और केवर्स ऑर्गन होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में क्या होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं और डर्मल फ्रैग क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन तो अपन को याद करने ही है कि ये क्या है, किसका कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है ना। अपनी एनसीईआरटी में भी लाइन दी हुई है, फ्लेम सेल्स डिस्क्राइब की हुई है, नेफ्रीडिया डिस्क्राइब की हुई है, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल डिस्क्राइब किया हुआ है और ग्रीन ग्लैंड्स वगैरह डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो हमें ये मेन तो याद करनी ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वो हमने देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा, ठीक है। क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनी and a pair of ureter and a pair of pair नहीं, urinary bladder and urethra, ठीक है। तो किडनी सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा, क्या है, बाकी सब तो हमारे एक पैसेज है, स्टोरेज ऑर्गन है, लेकिन जो किडनी है वहीं पे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो मतलब हम यूरिन फॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो मेन जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, किडनीज में होती है। तो किडनीज आर द रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, कैसी होती है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, है ना। वर्टिब्रा याद है ना भाई, कोई सुनाएगा वर्टिब्रा हमको, हम्म, कितने कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वर्टिब्रा और कितने कितने होते हैं, कोई भी थोड़ा बहुत आइडिया भी हो, याद हो तुम लोगों को तो। ठीक, तो क्या है, हम बताते हैं, इसको याद रखना, है ना। आगे आएगा तब हम पूछेंगे, जब लोकोमोशन हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब ये पूछा जाएगा कि वर्टिब्रा बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकेक्स, कितने होते हैं ये, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकेक्स, ठीक है, ये होते हैं। अब इनके कुछ नंबर्स होते हैं, तो C7 सर्वाइकल 7 होते हैं, T12 थोरेसिक 12 होते हैं, L5 लंबर 5 होते हैं, सैक्रल 1 और कोकेक्स भी एक, सैक्रम एक होता है, कोकेक्स भी
एक होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने जो वर्टिब्रा होते हैं वो पढ़ लिया। तो इन्होंने क्या बोला, किडनी का क्या लेवल बोला इन्होंने, किडनी का बोला लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा, मतलब T12 से लेके L3 तक। कि इनका क्या हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे, ये T12 से स्टार्ट हो रहे हैं, खत्म कहाँ हो रहे हैं, L3 पर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये एक पोजीशन बताने का तरीका होता है। ठीक, और कैसे, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। डोर्सल इनर वॉल मतलब ये पीछे की साइड को होते हैं किडनी, अगर कभी सुना हो या, ठीक है, तो क्या होता है, किडनी जो होती है पीछे की साइड होती है, इसलिए क्या लिखा है इसमें, डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। अगर आगे की साइड होती तो यहाँ पे क्या चेंज होता, डोर्सल की जगह वेंट्रल आ जाता, डोर्सल की जगह वेंट्रल आ जाता। ठीक है, लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट वन। लेफ्ट किडनी होती है जो राइट वन से थोड़ी सी ऊपर होती है। जैसे अगर देखो इसको, ये हमारी राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है ना राइट से, तो लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट वन बिकॉज ऑफ मोर स्पेस बीइंग ऑक्युपाइड बाय द लिवर ऑन द राइट साइड। क्यों, क्योंकि हमारा जो राइट साइड पे है ना, वो उसमें क्या होता है, हमारी पोजीशंस हमें पहले से ही, अगर तुम्हें याद हो, सब कुछ हमारा ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है ना, इसलिए किडनी भी हमारी कैसी होती है, थोड़ी सी उसी पोजीशन में एडजस्ट हो जाती है। किडनी इज कवर्ड बाई 3 प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो हमारे हर ऑर्गन के पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो किडनी के पास भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। पहला रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, मतलब जिसमें एडिपोज टिश्यू होगा हमारा, एडिपोज कैप्सूल। और लास्ट वाली आती है रीनल फेसिया, है ना। जब भी हम फेसिया वर्ड बोलते हैं, समझना बहुत पतली लेयर होती है। फेसिया मतलब बहुत पतली लेयर, बिल्कुल ऐसी होती है ना, बहुत 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 पतली लेयर जो होती है, ठीक है, उसको अपन फेसिया बोलते हैं, रीनल फेसिया बोलते हैं। तो ये अपनी कुछ कवरिंग होती है। ठीक है, अब हम चलो एक बार डायग्राम देख सकते हैं पूरा। तो हमने ये देखा किडनी, ठीक है, किडनी हमने पढ़ ली, कितनी है, 2 किडनी होती, मतलब अब पेयर ऑफ किडनी हमारे पास होती। फिर किडनी से देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहे हैं, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर इमर्जिंग फ्रॉम द बोथ ऑफ द किडनी। तो इन हम इमर्जिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, यूरेटर्स बोलते हैं। फिर यूरेटर जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुल रहा है ना, एक मस्कुलर जो बैग होता है उसमें जाके खुल रहा है। जो क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। क्या होते हैं ये, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो हमारे पास 2 किडनी, मतलब अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ये हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, बाकी ये जो बीच में है ये क्या दी गई है हमको, ये इंफीरियर वेना कावा बता रहे हैं ये हमको, और ये हमको अओर्टा बता रहे हैं, जिसके रीनल आर्टरी निकली है, रीनल वेन निकली है, मतलब रीनल वेन मतलब जुड़ी है। चलो, अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लेते हैं। ये हमारा, जब हमने किडनी का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमने उसमें क्या देखा, ठीक है, हमको कैसी दिखी वो। तो इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनिल शेप्ड, ठीक है, फनी नहीं है, फनिल शेप, फनिल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। तो देखो, यूरेटर से पहले एक तुम्हें स्पेस दिख रहा है, ये ग्रे कलर में जो दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। तो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं तुम्हें, रीनल पेल्विस से कुछ प्रोजेक्शंस निकली है पिरामिड लाइक, ये पिरामिड लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकलते हैं, प्रोजेक्शन निकलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैलिसिस बोलते हैं। देखो ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, जहां हमारा कर्सर चल रहा है, ये पेन चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, कैलिसिस है, ये क्या है, कैलिसिस है। ठीक है भाई, ये कैलिसिस हो गए। फिर हम किडनी को 2 जोन में बांटते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। जहां भी हम जैसे कुछ ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को ऐसे बांटते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं कि बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, आउटर कॉर्टेक्स,
एंड इनर इज मेड्यूला। ठीक है, इनर को क्या बोलते हैं हम, मेड्यूला बोलते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। The medulla is divided into a few conical masses projecting into the calyces. तो देखो मेड्यूला में, क्योंकि हमारा ये आउटर कॉर्टेक्स है, जहां हमारा कर्सर दिख रहा है वहां देखो ये आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला है ये। तो मेड्यूला में तुम देखो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमको, ये सारे इतने सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं। जहाँ ये मेड्यूला इन्होंने किया है, तो ये अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट बोले तो ये क्या है, मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं। ठीक है भाई, मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब मेड्यूलरी पिरामिड्स के अगर तुम बीच में देखो, ठीक है, अगर तुम बीच में देखो, ये जो बीच में स्पेस है ना, हर एक मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ देखो कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में कॉर्टेक्स आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी, कॉलम ऑफ वर्टिनी बोलते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी बोलते हैं। The major calyces open into a broad funnel-shaped structure called the renal pelvis, placed inner to the hilum. Hilum कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये जहां से ये हमारा यूरेटर इमर्ज हो रहा है, जहां से हमारी रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेल हमारी जहां से निकल रही है, इसको हाइलम बोलते हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। देखो यहीं से तो हमारा यूरेटर निकल रहा है, यहीं से रीनल आर्टरी आ रही है, यहीं से हमारी रीनल वेल जा रही है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। जहां से ये जो ट्यूब्स है, इसकी एंट्री और एग्जिट हो रही है ट्यूब्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और ये रीनल पेल्विस इज लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इट लीड्स टू यूरेटर। देखो ये रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस को देखो आगे यूरेटर में कंटिन्यू की हुई है, रीनल पेल्विस आगे यूरेटर में कंटिन्यू की गई है। तो ये हमारा कुछ इनर स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूला हो जाता है, सॉरी मेड्यूला, किडनी, इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लिया हमने। ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ? हाँ भाई, बताओ, नहीं है, चलो ठीक है। है ना, अब देखते हैं हम यूरेटर। दे आर द पेयर ऑफ फाइन वाइटेज मस्कुलर ट्यूब्स ऑफ 25 टू 35 सेंटीमीटर। यूरेटर क्या होती है, सिंपली ट्यूब्स होती हैं जो यूरिन को कैरी करके कहाँ से, किडनी से कहाँ तक ले जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती हैं। तो दे आर द पेयर ऑफ फाइन वाइटेज मस्कुलर ट्यूब 25 टू 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है। यूरेटर डेवलप्स फ्रॉम द हाइलम पार्ट ऑफ द किडनी, मतलब रीनल पेल्विस से जो कंटिन्यू होती है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, यूरेटर आर ऑलवेज अंडरगोइंग पेरिस्टालसिस। क्यों, क्योंकि यूरिन इससे एक पैसेज है, यूरिन का ये पैसेज है, इससे यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही है, इसमें क्या चलता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलता जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, यूरेटर हो जाते हैं। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर हमारा हो गया, इट इज अ मीडियन pyriform cell which varies in shape, size and position according to the amount of urine contained. Urinary bladder क्या होता है, has a 3 part. urinary bladder में 3 पार्ट होते हैं, अपेक्स, बॉडी और नेक। ठीक, बॉडी इज ट्राइंगुलर जो कि हमको दिख रही है। नेक रीजन में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, नेक रीजन में क्या होते हैं, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, और इंटरनल स्फिंक्टर कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। एक्सटर्नल वॉलेंट्री होता है, इंटरनल इनवॉलेंट्री होता है। तभी आप क्या करते हो, जैसे इन एनी सिचुएशन जब आप क्या कर सकते हो, यूरिन रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वॉलेंट्री जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, क्योंकि वॉलेंट्री आपके कंट्रोल में है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन स्टोर हो जाती है, मतलब आप कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, उसके रिलीज को रोक सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, वॉलेंट्री, एक स्फिंक्टर वॉलेंट्री है,
एक इनवॉलेंट्री है माना, ठीक है, एक इनवॉलेंट्री क्या है कि मतलब ऐसा होता है, ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर जो है, ठीक है, यूरेटर जो होते हैं हमारे इसमें ओपन हो जाते हैं, ठीक है, यूरेटर हमारे इसमें ओपन हो गए, तो इसमें क्या होती है, यूरिन स्टोर होती है, ठीक है, तो करीब करीब अपना हम बोल दे 200 ml या 220 ml तक क्या होता है हमारी इसमें यूरिन स्टोर होती है। जब ये लिमिट आती है तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ठीक है, इस सिग्नल पे क्या होता है, इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर जो होता है अपना ओपन हो जाता है, क्योंकि इस सिग्नल मतलब इस पे क्या होता है कि हमारे एक रिलीज का सिग्नल आता है, होता भी है ना, अगर तुम प्रॉपरली उसको तुमने ऑब्जर्व किया हो, प्रॉपरली अगर तुमको ध्यान हो, तो क्या होता है, ऐसा होता भी है कि एक सिग्नल आ तो जाता है, आपको लगता तो है कि आपको यूरिन रिलीज करनी है, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए उसको कंट्रोल कर लेते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास वॉलेंट्री एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है, और आपको बिल्कुल जब अर्ज ही होती है, तब कब होता है वो अर्ज, जब हमारा 400 ml के आसपास इसमें पहुंच चुका होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं फुली स्ट्रेच हो चुकी होती है, क्यों, क्योंकि यूरिन स्टोर हो चुकी होती है, और यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल है डेफ्यूजल मसल, ठीक है, ये जिससे बना हुआ है डेफ्यूजल मसल, वो कैसी है, स्ट्रेचेबल मसल्स है, ठीक है, स्ट्रेचेबल मसल है, तो स्ट्रेचेबल मसल्स जो होती हैं, ठीक है, स्ट्रेचेबल जो मसल्स होती हैं वो क्या कि यूरिन आ रही है तो वो क्या करेगी, उसको स्टोर करती जाएगी, लेकिन एक क्या होती है, लिमिट होती है, एक क्या होती है, लिमिट होती है, तो वो जो लिमिट है वो क्या होती है, अपनी ये लिमिट होती है 400 to 440 ml जो होती है वो अपनी लिमिट होती है, ठीक है, तब क्या होता है आपका जो वॉलेंट्री मतलब बिल्कुल ही अर्ज है कि अब इससे ज्यादा आपका जो है ब्लैडर इससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज इन्वर्टेड बाई innervated by both sympathetic and parasympathetic nervous system, ठीक है, इसके पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेशन होता है, इनर्वेशन मतलब नर्व सप्लाई, ठीक है, तो जो नर्व्स होती है इसमें सिंपैथेटिक नर्व्स भी आती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी आती हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व्स भी आती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी आती हैं, ठीक है, तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है, क्या हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना तुम लोगों को, हाँ ना बोल सकते हो भाई, मैं चुप क्यों हूँ आज, ठीक है ना, चल अब आ जाते हैं हम नेफ्रॉन पर, किस पर आ जाते हैं हम, नेफ्रॉन पर आ जाते हैं भाई, तो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन एक सेल ही होती है अपनी किसकी, किडनी की, तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, क्यों, क्योंकि इसी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो ये नेफ्रॉन है इसी में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, अगर इंट्रो मतलब जो हमारा फर्स्ट पेज था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां पे एक स्ट्रक्चर था, वो हमारा पूरा नेफ्रॉन था, क्या था, वो हमारा पूरा नेफ्रॉन था, each nephron consists of two parts, the glomerulus and the renal tubule, ठीक है, अगर हम देखें तो हम क्या कर देते हैं, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, तुम लोगों को इसके साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, ठीक है, पार्ट्स अलग अलग हैं तो हम अलग अलग कलर से बनाते जा रहे हैं जिससे इजी हो, एक मिनट, बड़ा है ना, जगह कम, छोटा बनाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, फिर ये आई पीसीटी, ठीक, फिर ये आया लूप ऑफ हेनले, ये क्या हुई हमारा लूप ऑफ हेनले,
फिर ये आया हमारा DCT, लास्ट आए कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, लेकिन इसमें जो यूरिन है वो कलेक्ट होती है, तो हम इसको भी यहीं पे दिखा देते हैं। ठीक है, सब हो गया। अब ग्लोमेरुलस बचा है, तो ग्लोमेरुलस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्लोमेरुलस। ये आई हमारी एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल फिर हमारी टूट जाती है अंदर कैपिलरीज में, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। फिर यहाँ से निकलती इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक हमने सिंप्लीफाई करके एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता दिया है, बहुत सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो एक बेसिक हम इससे समझ सकते हैं। चलो भाई लेवलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेड कलर से हमने बनाया है, ये ग्लोमेरुलस पार्ट हम बोल सकते हैं। जो इन्होंने बोला है ना, दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जितना भी तुम्हें ट्यूब लाइक पार्ट दिख रहा है पूरा, है ना, ग्रीन से लेके अपना येलो तक जितना भी पार्ट दिख रहा है, वो हम किस में ले लेते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में ले लेते हैं। और बाकी ये जो पार्ट है रेड वाला, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। कि यहाँ से क्या आती है, इफरेंट आर्टीरियोल आती है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन हमारा ब्लड ही फिल्टर होता है, थोड़े ना और कुछ फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होता है। तो यहाँ से क्या आता है, इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आता है, इफरेंट, सॉरी एफरेंट, है ना, एफरेंट आता है और इफरेंट लेकर जाता है। ठीक, ये हमारा पूरा ग्लोमेरुलस हो जाता है। अब ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर से एनक्लोज्ड है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इससे एनक्लोज्ड है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, फिर एक जो हमने ब्राउन कलर से बनाया है एक कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं PCT। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ठीक है ना। प्रियंका तुम क्यों नहीं बोल रही हो, ये तो हमने तुम लोगों को 10th में भी पढ़ाया है ना। ठीक है, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। ये हमारा जो येलो कलर का है ये DCT। DCT मतलब डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और लास्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, इसमें क्या होता है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, हम ये पहले ही बोल चुके हैं कि ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट में हमारी बहुत सारी नेफ्रॉन्स ओपन होती हैं। मतलब बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो है अपना सीक्रेशन किसको देती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स को देती हैं, है ना। और फिर कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो पेल्विस में जाके ओपन होती है, रीनल पेल्विस में जाके। मतलब क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है वो यूरिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यूरिन फॉर्म करके वो किसको दे देता है, कलेक्टिंग डक्ट को दे देता है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े हुए होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो कहाँ ओपन होते हैं, रीनल पेल्विस में होते हैं, रीनल पेल्विस यूरेटर को दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक नेफ्रॉन का बहुत 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 सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हमने तुमको बताया है। ठीक, तो ग्लोमेरुलस इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। हाँ भाई ये देखो कैपिलरीज है, हमने बताया ना, आर्टीरियोल जाके कैपिलरीज में टूटता है, जिसको अपन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल व्हिच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल किससे टूट के बनी है, रीनल आर्टरी से। ठीक है, और बाद में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो जुड़ के क्या बन जाती है, इफरेंट आर्टीरियोल बन जाती है। क्या बन जाती है, इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक, ये तो ग्लोमेरुलस की बात हो गई। अब देख लेते हैं रीनल टिब्यूल। तो इट बिगिंस विद बोमेंस कैप्सूल। ये जो हमने ग्रीन कलर से बताया है ये बोमेंस कैप्सूल है, विच एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। हाँ भाई देखो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किए हुए है।
ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule known as renal corpuscles. ग्लोमेरुलस और हम Bowman's capsule दोनों को मिला दें तो हम क्या बोलते हैं, रीनल कार्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक, इनर वॉल कंसिस्ट ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये जो है इसमें इनर वॉल इसकी किससे बनी होती है, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बनी होती है ना, जिसमें स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट इन द रिमेनिंग पार्ट, पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम बताएंगे प्रॉपर, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसको प्रॉपर बताएंगे। तो अभी इतना हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इतना जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसका देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। पीसीटी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। लोअर पार्ट ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल का लोअर पार्ट होता है नीड्स इनटू लीड्स proximal convoluted tubule, lower part of Bowman's capsule leads into the PCT, the latter is present in the cortex। ठीक है, हमारा इसका जो बाद वाला पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। PCT is lined by cuboidal epithelium। ठीक है, किससे लाइन होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। हैविंग ब्रश बॉर्डर, मतलब इसके पास पीसीटी के क्या होती है, ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर हम पहले भी बता चुके हैं कैसे, जैसे ये हमारी सेल है तो इसमें क्या होती है, ऐसी ऐसी छोटी 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 विलाइज होती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रश का अपीयरेंस देती है। और ये विलाइज किस लिए होती है, हमेशा से पता है, एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाने के लिए, जो है ना, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए विलाइज होती है। तो पीसीटी के पास क्या होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, इसको भूलना मत। फिर आता है लूप ऑफ हेनले। इट इज अ हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। हाँ भाई, ये यू शेप थी ना, ठीक है, विच डिसेंड इनटू द रीनल मेड्यूला। ठीक है, इसमें लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, रीनल मेड्यूला में जाता है। देयर इज अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, एक असेंडिंग लिम्ब। तो ऑब्वियसली बात है, ये यू शेप है, तो जो ये नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग होगा कि असेंडिंग होगा, इसमें ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें कौन सा डिसेंडिंग लिम्ब होगा और कौन सा असेंडिंग लिम्ब होगा। हाँ भाई अभिनव, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है। ठीक है भाई, ये वाला हो गया डिसेंडिंग, ये वाला हो गया असेंडिंग। ठीक है, यही बोला था ना सॉम, हाँ डिसेंडिंग असेंडिंग, हाँ सही है। ठीक है, तो दो लिम्ब हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप कंटिन्यूज एज द DCT, as the DCT is a highly coiled part of nephron। ठीक है, कैसा होता है, बहुत ज्यादा कोइल्ड पार्ट होता है और मेल्फिगियन बॉडी के पास होता है। मतलब ये जो हमारा ये था ना रीनल कार्पस्कल, इसको मेल्फिगियन बॉडी भी बोलते हैं, तो इसके पास होता है। तो देखो डीसीटी जो होता है हमारा इसके पास होता है। अब कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, द डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन opening into a straight tube called collecting duct, the many of which converge and open into a renal pelvis to the medullary pyramid in the calyx। ठीक है, यही बताया था कि ये हमारे क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे हमारे क्या ओपन होते हैं, डीसीटी ओपन होते हैं। तो देखो कितने सारे डीसीटी ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये तो कुछ दिए हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया। लास्ट आता है एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, वैसा रेक्टा। तो यहाँ से जो हमारी इफ्रेंट आर्टेरियोल निकली थी, याद आया कि हमने क्या किया था, बोमेन्स कैप्सूल में क्या गया था, एफ्रेंट गई थी, एफ्रेंट हमारी आर्टरीज में टूटी, कैपिलरीज में टूटी और वो इफ्रेंट के फॉर्म में बाहर निकली। ठीक है, फिर वो इफ्रेंट क्या करती है, इफ्रेंट जाती है और फाइन कैपिलरीज बनाती है, खूब सारी कैपिलरीज बनाती है और एक नेटवर्क बना लेती है। तो देखो
ये हमारी इफरेंट आई है ना। अगर ध्यान से देखो इस डायग्राम को, हम ये सारा क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये हमारी इफरेंट है, इफरेंट आर्टरी है, आर्टेरियोल है जो निकली। ये निकल के देखो ये टूटी, अपनी कैपिलरीज में टूटी, और आगे जाके देखो इसने एक नेटवर्क लाइक बनाया है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इसने पूरा, है ना, जो लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पास है। ये लूप ऑफ हेनले ही तो चल रहा है हमारा पूरा। तो लूप ऑफ हेनले में देखो ये हमारा कैपिलरीज है, पूरी कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना लिया है। इसी नेटवर्क जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वैसा रेक्टा बोलते हैं। ये जो बना है ना अपना नेटवर्क, बिल्कुल एग्जैक्ट नेटवर्क बना है अपना लूप ऑफ हेनले के पास, इसको क्या बोलते हैं, वैसा रेक्टा बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है भाई, ठीक है। लूप ऑफ हेनले और वैसा रेक्टा, ऐसा नहीं है कि वैसा रेक्टा यूं ही में प्रेजेंट है, नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई वैसा रेक्टा का और लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। वो इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी अपन को पता पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया। अच्छा सॉरी, एक स्ट्रक्चर का जो था हमने देख लिया। इसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, तो वो देखो, इसके पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं, है ना। अपने में टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दे रखा है, टाइप ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें स्लाइड नहीं दे रखी इसलिए हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में हम पढ़ते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कैसा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, स्पेलिंग पता नहीं क्यों गलत होती है हमारी इस पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हम दोनों के तुमको डायग्राम बनाकर बताएंगे, है ना, जिससे क्या होगा तुम लोगों को याद हो जाएंगे, ये अभी के अभी याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम एक बहुत सिंपल डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो एक रीजन हम डिवाइड कर देते हैं, कैसे रीजन डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला का, कि ये कॉर्टेक्स मान लो आप, ये मेड्यूला मान लो आप, ठीक है। यहाँ पे भी ये कॉर्टेक्स मान लो आप और ये आप मेड्यूला मान लो, ठीक है भाई। अब हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन नाम से ही पता चल रहे होंगे कि उसका लगभग पार्ट कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन में होता है, सॉरी कॉर्टेक्स में होता है। कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में। तो ये देख लो, ये जो है हमारा लूप ऑफ हेनले ऐसा है, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ये हमारी पीसीटी, ये आई, ये डीसीटी, ऐसे करके हमने एक बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लूप ऑफ हेन सॉरी ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ये हमारा पीसीटी, ये हमारा लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हुआ और मेड्यूला में जा रहा है, इतना सारा आ गया मतलब समझ में, कि मोस्ट ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन लाइज इनटू कॉर्टेक्स रीजन। कहाँ होता है, कॉर्टेक्स रीजन में होता है ना। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में देखो कि उसका लूप ऑफ हेनले जो होता है वो लगभग कहाँ होता है, मेड्यूला में होता है, लगभग मेड्यूला में होता है ना। कितना सारा पार्ट अपना मेड्यूला में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। तो दो तरीके के हमने नेफ्रॉन देख लिए, तो हमें उम्मीद है तुम लोगों को इसके डिफरेंस समझ में आया होगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखता है काफी। आया भाई समझ में, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसके बारे में क्या करोगे, रीड करोगे तुम लोग, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। इसके बाद आता है यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन हम आज स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसके कुछ जो स्टेप्स हैं वो जरूर पढ़ेंगे। तो स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। पहला होता है फिल्टरेशन, देन एब्जॉर्प्शन, है ना, देन रीएब्जॉर्प्शन, देन सिक्रीशन। मतलब रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अपना
चलता ही है, साथ में ही चलता है, ऐसे कह सकते हो। तो 3 स्टेप, फिल्ट्रेशन, डीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये यूरिन फॉर्म करते हैं हमारा, क्या करते हैं, यूरिन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हम देखेंगे, इसी से पूरी यूरिन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो आज अपना इतना ही हुआ। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोगों का जो टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर करते जाना, ऐसा नहीं लास्ट में ही करो, क्योंकि 2 चैप्टर है तो टाइम लगेगा। ठीक है भाई, ओके, बाय।